नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और ये जो एक सीरीज है ये ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड सीरीज है। ठीक है, इसमें मैं जितने भी ऑफिस में काम होते हैं, जो मैक्सिमम 80% जो भी काम होते हैं उनमें जो ऑटोमेशन यूज होता है मैं उसके बारे में आपको सिखाऊंगा डिटेल में। और जो पाइथन सीखनी है या जो मुझे आपको पाइथन सिखानी है, जो भी टॉपिक्स हैं डिटेल के, वो इस सीरीज के बाद हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, मेरे कोलीग्स ने, कि मैं जल्दी से क्विकली जो भी ऑफिस से रिलेटेड चीजें हैं वो कवर कर दूं। तो इस पूरी सीरीज में हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो एक ऑफिस में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑटोमेटिकली रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम एक्सेल एंड सीएसवी। तो ज्यादातर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम डेटा रीड करते हैं, एक रिकॉर्ड कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर उसका स्टेटस वापस एक्सेल फाइल में अपडेट करते हैं। तो वो आप वीडियो वन में सीख जाएंगे। अभी ऑटोमेट डेटा एंट्री फ्रॉम सीएसवी टू ब्राउजर और एक्सेल। अभी क्या है कि मान के चलिए आपको लिखना और रीड करना और लिखना दोनों आ गया सीएसवी और एक्सेल से, लेकिन उसके बीच में वो वैल्यूज आपको ब्राउजर में डालनी है। तो जो चैप्टर है, जो पॉइंट नंबर 2 है, ये वाला वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो आप दोनों को कंबाइन करके अपना एक पूरा टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो तीसरा है उसमें हम ब्राउजर से कॉपी करेंगे डेटा, और कॉपी करके हम वापस एक्सेल में लिखाएंगे। चौथे वीडियो में जो ज्यादातर यूज होती हैं चीजें एक्सेल, तो हम क्या करते हैं कि हम कभी कभी ईमेल भी सेंड करते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरे यहाँ पे एक कस्टमर है, मैंने उसको सर्विस दी, उसका जो सर्विस है वो रिक्वेस्ट जो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस करने के बाद मुझको उसकी ईमेल आईडी पे जो डेटा में अवेलेबल है, पॉइंट नंबर 1 में जो हम डेटा यूज कर रहे हैं, उसको मुझे मेल भी करना है। तो उसमें आपको फोर्थ वीडियो आपका हेल्प करेगा। या मान के चलिए कि जब आपकी फाइल पूरी हो गई तो आपके मैनेजर, आप चाहते हैं कि वो जो फाइल है वो आपके मैनेजर को ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए, तो वो फोर्थ वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। पहला जो टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीटली कवर करूंगा, और बाकी के लिए मैं एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा। ये पाइथन ओपन हो चुका है। जितनी भी आईडीज हैं, जितने भी टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के अलग से डाला हुआ है। आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी उससे। तो देखिए, ये कोड मैंने पहले से ही लिखा हुआ है जिससे कि ज्यादा टाइम ना लगे यहाँ पे। अभी ओपन पीवाई एक्सेल जो है ये लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम एक्सेल को ऑपरेट करते हैं, और ये केवल एक्सेल को ही ऑपरेट करेगा, सीएसवी फाइल को ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये टाइम लिया हुआ है। और टाइम लेने के बाद आई होप कि आपके मोबाइल पे आपको ये कोड अच्छे से दिखेगा, तो आप मोबाइल को सामने रख के अपने कंप्यूटर में टाइपिंग भी कर सकते हैं इस कोड की। ठीक है, ओपन पीवाई एक्सेल लेने के बाद मैंने एक टाइम के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम यूज किया है, इसलिए दूसरी लाइब्रेरी ली है टाइम। सबसे पहला जो काम है, मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी फाइल पे, कौन सी एक्सेल फाइल पे मुझे काम करना है। तो उसके लिए मैंने अपनी एक्सेल फाइल जो मेरे ट्यूटोरियल्स फोल्डर्स में सेव है, ये एक्सेल फाइल लेते हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ डेटा क्या है उसके अंदर और हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं कि हम ये ईमेल आईडीज यहाँ से लेकर के प्रिंट कराएंगे, और नेम प्रिंट कराएंगे, और जो टाइम की वैल्यू है वो हम इसमें वापस से एंटर कराएंगे कि आज डेट क्या है। मैं इसको डेट देता हूँ, आज की डेट हमको यहाँ पे एंटर करानी है। कैसे करानी है वो मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रिप्ट पे चलते हैं। तो ये मैंने वेरिएबल में अपनी फाइल का पाथ लिया, और उस पाथ को लेने के बाद मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि वर्कबुक को लोड करेगा, जो मेरी एक्सेल फाइल है उसको, पूरा एक्सेल फाइल को लोड कर देगा। और ये पाथ जो वेरिएबल था वहां से मैंने यहाँ पे पास किया है। अब इस वेरिएबल के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि कौन सी शीट, क्योंकि किसी भी एक्सेल फाइल में बहुत सारी शीट होती है, तो हमको शीट बताना पड़ेगा। और उस शीट का हमने एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिया और शीट को उसमें स्टोर कर लिया। अभी शीट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि शीट के अंदर जितनी भी लाइन्स हैं उसके थ्रू मुझे लूप करना है। तो फॉर लूप के लिए मैं एक आगे वीडियो करने वाला हूँ। ठीक है, अदरवाइज आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं जो पाइथन का फॉर लूप का फॉर्मूला है। फॉर लूप का जो फॉर्मूला होता है सिंपल, आपको यहाँ पे अपनी लिस्ट आइटम देना होता है, यहाँ पे टोटल लिस्ट देनी होती है। ठीक है, तो फॉर लूप का जो बेसिक फॉर्मूला है, फॉर आइटम इन लिस्ट, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आइटम जो भी ये स्कोप है, ये सीध पूरा लूप का स्कोप माना जाता है जहां तक ये नया लूप स्टार्ट नहीं होता। तो अगर मैं वापस अपने लूप में जाऊं,
तो आप देखेंगे मेरे लूप का जो स्कोप है, ये लाइंस जो है ये केवल रिपीट होंगी, ये 3 लाइंस। ये लाइन रिपीट नहीं होगी क्योंकि ये लूप के जो स्कोप से बाहर है। ये चीज़ें आप काम करते-करते सीखेंगे, इसको इंटेंट बोलते हैं। इंटेंट मतलब ये जो लूप के बाद अगर आप 4 स्पेस दे देते हैं या एक टैब दे देते हैं, तो जो उस पर्टिकुलर लूप का या उस पर्टिकुलर कोड का वैल्यू वहीं तक होता है, उसके बाद में वो स्कोप खत्म होके एज ए नेक्स्ट एक्शन वो माना जाएगा। तो जो हमने क्या किया है कि हमने डेटा शीट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। स्टोर करने के बाद हमें क्या करना है कि इसके अंदर जितनी भी लाइन है उसके थ्रू हमको लूप करना है। ठीक है, अभी ये देखिए मैंने यहाँ पे इनसे पहले 2 चीजें ली हैं। तो इनसे पहले 2 चीजें कैसे, उसका जो सिंटैक्स मैं बताता हूँ आपको। फॉर इंडेक्स कॉमा आइटम इन इन्यूमरेट और लिस्ट। जो भी आपकी इंडेक्स मतलब क्या होता है कि हमें किसी किसी लूप में, हम जब भी हम किसी डेटा कलेक्शन या लिस्ट के थ्रू लूप करते हैं तो हमें कभी कभी उसके इंडेक्स की भी जरूरत पड़ती है कुछ लॉजिक लिखने के लिए। जब भी हमें वो करना होता है, हम एक और वेरिएबल किसी भी नाम से कॉमा लगा के अगर हम डालेंगे तो वो इंडेक्स को प्रिंट कराएगा। ठीक है, मतलब उसके 0 पे है या 1 पे है या 2 पे है, उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ से एक्सेसिबल हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ किसी भी लॉजिक में उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं अपने एग्जांपल में इसको दिखाऊंगा। देखिए मैंने रो नंबर जो लिया है वो इसलिए लिया है कि मेरे समझ में आ सके कि मैं किस रो नंबर पे काम कर रहा हूँ। रो वैल्यू मतलब जो उस रो के अंदर या उस कॉलम के अंदर डेटा अवेलेबल है, ये उसके लिए होता है। इन्यूमरेट, अब मेरी जो लिस्ट है वो क्या है, मेरी जो लिस्ट है वो मेरी जो डेटा शीट है उसकी रोज, डेटा शीट डॉट इटरेट रोज, ये मेरी लिस्ट है। तो ये जो इटर रोज फंक्शन है ये पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, और डेटा शीट हमारा लिस्ट वेरिएबल है जो हमारी शीट से क्रिएट हुआ है। अब मैक्सिमम कॉलम, हम मुझे सिर्फ एक ही कॉलम पे काम करना है, मतलब जो मुझे लूप अपना रन करना है वो एक ही कॉलम के बेस पे करना है, ऐसे करना है इस तरीके से। इसलिए मैंने सिर्फ एक लिया है। अगर आपको और भी कोई 2 या 3 लूप में जाना हो बार बार तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही कॉलम पे लूप करके सारे कॉलम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए नीचे मैं सारे ही कॉलम्स की वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ, 3 की भी, 2 की भी और 1 की भी। सॉरी, 2 की नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 की मैं अभी जब राइट करूंगा डेटा तब यूज करूंगा। अब जो तीसरा पॉइंट है कि आपको कहाँ से लूप शुरू करना है। तो आप देखिए जो एक्सेल का इंडेक्स है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। और जो हमारी पहली रो है उसमें हमने हेडर लिखा हुआ है तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। और जो लिस्ट है, जो फॉर लूप के अंदर जो हम लिस्ट यूज करते हैं उसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो हमको पहले वो 0 से 1 करने के लिए एक एक 1 ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद में एक हमारी हेडर का जो रो है उसको बैलेंस करने के लिए या उसको स्किप करने के लिए हमको मिनिमम रो 2 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है गाइस, और कहाँ तक जाना है, जो डेटा शीट में मैक्सिमम रोज है, ये मैक्स मैक्स रो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर। अभी हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, और उसके अंदर डेटा शीट डॉट सेल, यानी कि जो हमारा कौन से सेल की वैल्यू उठानी है वो हम इसको बता रहे हैं। तो जो सेल की वैल्यू उठानी है वो रो नंबर। अब रो नंबर हमारा क्या है, ये बार बार चेंज होगा, जब लूप चेंज होगा तो वो बार बार इंक्रीज होता जाएगा। हमें हमेशा रो नंबर प्लस 2 का वैल्यू लेना है। जैसे जब पहली बार लूप रन होगा तो रो नंबर की वैल्यू 0 होगी, तो हमको दूसरी रो की वैल्यू उठानी है, कॉलम वन की वैल्यू उठानी है। देखिए दूसरी रो और कॉलम वैल्यू वन हितेश को प्रिंट करेगा जब पहली बार रन होगा। ठीक है, अगर जब दूसरी बार रन होगा तो रो नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और हमको कहाँ क्या लेना है, हमको रो नंबर 3 की वैल्यू लेनी है। देखिए दूसरी बार जब रन होगा रो नंबर 3 की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको +2 रखा हुआ है। कॉलम वन जो नाम है मेरा वो कॉलम 1 में है, तो फर्स्ट नेम मेरा कहाँ पे है, कॉलम 1 में। तो मैंने जो वेरिएबल बनाया है उसको कॉलम 1 का एड्रेस दिया है, जिससे कि जो फर्स्ट नेम की वैल्यू है वो हमेशा कॉलम 1 में है। ऐसे ही कॉलम नंबर 3, जो मेरी ईमेल आईडी है वो कॉलम नंबर 3 में है। ठीक है, तो आप ये देखिए उसके बाद मैंने क्या किया है कि दोनों ही वैल्यूज को प्रिंट करा लिया है। ये क्या, ये लाइन में एक बार फिर से लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो है ये मेरा यूजर डिफाइंड स्क्रीन है, यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग है, मतलब ये मैंने खुद से लिखा है। और जो रो नंबर है
रोल नंबर मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए प्रिंट कराया, जिससे कि आपको दिखे कि रोल नंबर चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है गाइस, फर्स्ट नेम में मैंने फर्स्ट नेम की वैल्यू ली है और ईमेल आईडी में मैंने ईमेल आईडी की वैल्यू लेके रन कराई है। तो एक बार पहले आगे जाने से पहले मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ। आई थिंक आपके मोबाइल पे अच्छे से ये स्क्रीन शो हो रहा होगा। चलिए रन करके देखते हैं। रो नंबर जीरो, जीरो में हितेश दिखाया, रो नंबर वन। तो ये रो नंबर जो है ये बार बार चेंज हो रहा है। अब ये देखिए, जीरो, वन, लेकिन जो मेरी एक्सेल में वैल्यू है वो क्या है। एक बार फिर से एक्सेल खोल लेता हूँ एक बार। हाँ देखिए, एक्सेल खुल गया है। तो जो जीरो पे मेरा वैल्यू है वो यहाँ दो पे है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने इंडेक्स प्रिंट कराया है वो मैंने लूप का इंडेक्स प्रिंट कराया है, लिस्ट का इंडेक्स प्रिंट कराया है। हमारी जो एक्सेल फाइल का इंडेक्स है वो अलग है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको डायरेक्टली कनेक्ट करके मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसके बारे में। अभी हम क्या चाहते हैं कि हम एक नई वैल्यू लिखाना चाहते हैं इसके टाइम के अंदर, डेट के अंदर। जो आज का डेट है वो हम प्रिंट कराना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, अभी मैं एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। लूप के अंदर ही वेरिएबल क्रिएट करना होगा। ये अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो लूप के स्कोप से बाहर होगा, वो नया एक्शन परफॉर्म होगा। अगर मैं यहाँ क्रिएट करूंगा तो वो लूप के स्कोप के अंदर होगा। ठीक है, आप कर्सर आपको शायद दिख रहा होगा। देखिए, डालते हैं टुडे डेट। ये एक वेरिएबल है इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ। अभी मैं इसको एक फॉर्मेट देना चाहता हूँ। तो जो फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए, डॉट एस टी आर एफ टाइम। और इसके अलग अलग फॉर्मेट हैं। एस टी आर एफ फॉर्मेट का एक पूरा लिस्ट है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी मैं चाहता हूँ परसेंट बी डेट माइनस परसेंट बी, ये जैन फेब मार्च ऐसे प्रिंट करेगा, परसेंट वाई। ये अभी एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है, ये कमेंट लाइन है। आप जो भी हैश के बाद में नोट कर रहा हूँ वो कमेंट है, उसको कंपाइलर एज ए कोड नहीं कंसिडर करेगा, वो एक कमेंट ही मान के चलेगा। उसको कंपाइलर कभी भी कंपाइल नहीं करता है। तो मैं ये इसके लिए कर रहा हूँ, इस लाइन के बराबर में, जैसे कि थोड़ी सी जगह रहे और आपको जो कोड है वो मोबाइल की स्क्रीन पे ही दिखे और आप अच्छे से अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, अभी हम क्या चाहते हैं कि हम इस डेट को वापस एक्सेल में लिखाना चाहते हैं। तो कौन से कॉलम में हमको लिखाना है, देखिए, वन टू थ्री फोर, फिफ्थ कॉलम में हमको लिखाना है। तो जो डेटा शीट है हमारी वो है, डेटा शीट के वेरिएबल से डॉट सेल। कौन से सेल में लिखाना है आपको, जो कौन सी रो में लिखाना है, जो रो नंबर, रो इज इक्वल्स टू रो नंबर, यानी जो भी मेरा इंडेक्स चल रहा है प्लस टू। ठीक है, उसके बाद कॉलम फाइव में मुझे डॉट वी ए एल यू टी वैल्यू इज इक्वल्स टू डेट। तो मेरी डेटा शीट जब लूप मेरा रन हो रहा है तो उसी में 5 नंबर कॉलम है, क्योंकि जो मेरा लूप है ये सब में रो नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, और उस डेट को वो एक्सेस कराएगा। उसके बाद जब भी कभी हम डेटा लिखेंगे या डेटा डिलीट करेंगे या कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे, फाइल को सेव करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो भी मेरा फाइल नेम वेरिएबल है, मेरा यहाँ पे फाइल वेरिएबल क्या है, डेटा फाइल, डेटा फाइल, सॉरी, फाइल डॉट सेव। और उसके बाद में
जो भी पाथ दूंगा मैं अभी वही सेम पाथ यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेम ही फाइल में अपडेट्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आर दे देता हूँ जिससे कि जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो ये हम कर लेते हैं अभी। हम मुझे ये फाइल बंद करनी होगी, अदरवाइज वो सेव नहीं करेगा उसको अगर फाइल खुली हुई तो। अभी मैंने फाइल बंद कर दी है, अब हम इस कोड को रन करते हैं। कोड मैंने रन कर दिया, ये लूप ओवर हो चुका है। अभी चलिए एक्सेल को खोल के देखते हैं कि उसमें डेटा आया है कि नहीं आया। तो देखिए डेटा जो है हमारा वो यहाँ पे राइट हो चुका है, जो एक्सेल में जो डेट है वो आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कभी आप बहुत बड़ा डेटा रन कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप बीच बीच में फाइल को ओपन करके देखना चाहते हैं, तो आप एक फाइल को बैकअप दो बार ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको लूप के अंदर लिखिएगा, तो लूप के अंदर लिखने से क्या होगा कि वो हर एक बार सेव होगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। तो अभी मैंने ये लूप के बाहर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, अभी मैंने लूप के बाहर लिखा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है कि वो जब पूरा लूप हो जाएगा, मान के चलिए अगर 2000 आपने रिकॉर्ड्स लगाए हैं ऑटोमेशन में, तो वो 2000 को कंप्लीट करने के बाद फाइल को सेव करेगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक बैकअप फाइल, या ये वाला जो फाइल है ये मैं इसको हर एक बार सेव करना चाहता हूँ, हर एक बार एक बार लाइन लिखे पूरा कंप्लीट और सेव कर ले। तो मुझे ये लूप के अंदर पास करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं दो फाइल भी यहाँ पे सेव करा सकता हूँ। जैसे मान के चलिए अगर मैं बीच में फाइल खोलता हूँ कभी कभी और जो कंपाइलर है उसको राइट करने की कोशिश करता है, तो चांसेस होते हैं कि फाइल क्रैश हो जाए। तो ये फाइल को एक बार एक और फाइल बीएससी के बैकअप करके आप सेव कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रन होने में, लेकिन डेटा आपका सेफ रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसको करने से क्या हुआ। मैं रन कर देता हूँ और लूप ओवर हो चुका है। ठीक है, कोड आपको आई थिंक पूरा स्क्रीन पे विजिबल होगा। अभी देखते हैं फाइल की क्या कंडीशन है। देखिए आपको दो फाइल क्रिएट हुई है यहाँ पे, एक में बैकअप है और एक अगर फाइल एक क्रैश भी हो जाए तो मैं इसको रीनेम करके फाइल को सेम नाम से रीनेम करके, जो भी नाम मेरा पहला था उस पर मैं दोबारा से वहीं से डेटा यूज कर सकता हूँ। ये एक्सेल का जो टास्क था वो ओवर हो गया। अभी हम बात करते हैं सीएसवी पे। चलिए मैं अपनी जो दूसरी स्क्रिप्ट है उसको ओपन करता हूँ। तो देखिए आप चाहें, मैंने जिस फोल्डर में मेरे जो प्रोजेक्ट हैं उसी में मैंने एक्सेल फाइल रखी है, तो आप चाहें तो इतना लंबा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा पाथ ही लिख सकते हैं। अगर आपने जिस फोल्डर में फाइल्स रखी हैं उसी फोल्डर में आपकी ईएक्ससी या आपकी स्क्रिप्ट फाइल या आपकी पाइथन फाइल रखी हुई है, तो मैंने सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए ये डाला है कि जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ, जब भी हम सीएसवी का यूज करेंगे तो हमको फुल पाथ देना होगा। ठीक है, देखिए मेरी जो स्क्रिप्ट है वो आपके सामने है। सबसे पहला जो काम होगा, हमें सीएसवी पे काम करना है, तो इसलिए हमको इंपोर्ट सीएसवी लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप इंपोर्ट सीएसवी लिखेंगे तो सीएसवी को आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जैसे ओपन पी वाई एक्सएल को आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अलग से कैसे इंस्टॉल करते हैं कोई भी पैकेज मैं बता देता हूँ आपको। मेरे बहुत सारे वीडियोस में वो है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ पे आपने पाइथन इंस्टॉल किया है, देखिए जहाँ पे आपने हमने पाइथन इंस्टॉल किया था हम उसी फोल्डर में वापस आ गए हैं, और उसके अंदर ये देखिए उसके अंदर स्क्रिप्ट जो पाइथन जहाँ पे है इंस्टॉल मेरा, उसके अंदर स्क्रिप्ट का फोल्डर है। स्क्रिप्ट में आके और यहाँ पे हमको सेलेक्ट करके पूरा सी एम डी लिखना है। जैसे हम सी एम डी लिखेंगे, ठीक है,
cmd लिखने के बाद जैसे मुझे ओपन py एक्सेल पे काम करना है तो पिप इंस्टॉल py एक्सेल। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं करूंगा, मैं एंटर करूंगा तो मेरा ओपन py एक्सेल शुरू जो इंस्टॉल है वो हो जाएगा, मेरे पास पहले से है। आप अगर करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी जो लाइंस है वो आएंगी। इंटरनेट से कनेक्शन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी एस तो CSV में आपको वो इंस्टॉल नहीं करना होता, वो डिफॉल्ट लाइब्रेरी है पाइथन का। हम क्या करते हैं नेक्स्ट कि हम जो फाइल है, जिन फाइल्स पे हमको काम करना है, पहले उनका एक बार लुक कर लेते हैं। तो जो मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर्स हैं, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। दो अ, एक सैलरी के नाम से है और एक जो क्रिएशन होगा मेरा दूसरा है जिसमें मुझे आउटपुट लिखाना है, वो CSV के नाम से है। ठीक है, दो फाइल मैं अलग अलग यूज करूंगा पूरी स्क्रिप्ट में। तो जो सैलरी है वो मेरा इनपुट फाइल होगा और जो आउटपुट होगा वो मेरा आउटपुट फाइल होगा। मैं जो जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं वो डिलीट कर दूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब लाइन बाय लाइन हम इस स्क्रिप्ट को समझते हैं। तो जो पहला लाइन है विद, जो विद कीवर्ड का यूज किया जाता है जब भी हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। तो जहां पे ही विद का स्कोप खत्म होगा वहां पे, या जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को वो अपने स्कोप के साथ ही डिस्पोज कर देता है। इसलिए हम विद का यूज करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब हम कोई भी CSV फाइल ओपन करेंगे तो वो CSV फाइल आपको ओपन नहीं दिखेगी, बट कहीं ना कहीं वो मेमोरी में इनिशियलाइज होगी, वो कहीं ना कहीं मेमोरी में ओपन होगी, वो आपको विजिबल नहीं होगी, दैट इज डिफरेंट। जैसे ही हमारे सारे काम परफॉर्म हो जाते हैं, मान के चले कि हम बहुत बड़ा एक स्क्रिप्ट लिखे हैं जिसमें आगे भी जो यहाँ पे भी कोड होगा या बहुत सारा 1000 लाइन का कोड है, तो जो ये कोड है जो विद है वो क्या करेगा कि जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा वो उसको मेमोरी को क्लियर कर देगा, वो मतलब उस फाइल को डिस्पोज कर देगा। इसलिए हम विद का यूज करते हैं कि विद इन दिस स्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो जो फाइल है उसको ओपन किया और उसका एक यहाँ पे नाम दिया जो फाइल। तो ये एक वेरिएबल है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये वेरिएबल है फाइल। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि ये वेरिएबल है। वी उसके आगे मैं लगा देता हूँ। ये इनबिल्ट फाइल फंक्शन नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो मैंने उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया और फाइल को ओपन करके उस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है यहाँ पे इस लाइन में। ये जो डेटा है, ठीक है, उसके बाद मैंने उस फाइल को स्टोर करने के बाद एक इन डेटा करके एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जो मेरा डेटा सेट का काम करेगा आगे। एक मैंने जो आउट डेटा है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जो वी फाइल है इसमें ये केवल एड्रेस को स्टोर करेगा, उस एड्रेस को स्टोर करके जो फाइल का एड्रेस है वो वी फाइल में स्टोर होगा। जो डिक्ट रीडर यानी डिक्शनरी रीडर, दो दो तरह के रीडर होते हैं पाइथन में। एक तो होता है नॉर्मल रीडर और एक होता है डिक्ट रीडर। डिक्शनरी रीडर बेसिकली इसको बोलते हैं, मीन्स डिक्शनरी। तो डिक्शनरी पाइथन में क्या होती है वो मैं आगे वीडियो करने वाला हूँ उस पर। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको एज ए डिक्शनरी इन डेटा में रीड किया। एज ए डिक्शनरी रीड करने के बाद यहाँ पे मैंने एक और फाइल को क्रिएट किया है, आउट डेटा, क्योंकि मुझे आउटपुट भी लिखाना होगा। ठीक है, अगर आपको आउटपुट नहीं लिखाना होता CSV में तो आप इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैंने उसके बाद क्या किया है, केवल आउटपुट लिखाने के लिए मुझे लिस्ट जो भी फील्ड है, जब मैं आउटपुट लिखाऊंगा तो मुझे सेम फील्ड यूज करने हैं जो मेरे इनपुट फाइल में थे। तो वो मैंने क्या किया है कि एक लिस्ट क्रिएट की है, इन डेटा डॉट फील्ड नेम्स, यानी कि इन डेटा के अंदर जितने भी फील्ड नेम्स थे वो सारे फील्ड नेम को मैं इस लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट में स्टोर करने के बाद जो मैंने नेक्स्ट किया है वो ये किया है कि राइटर एक क्रिएट किया है। ठीक है, ये भी वेरिएबल ही है।
तो राइटर जब आपने क्रिएट किया है तो CSV में दो तरह की राइटर होते हैं, डिक्शनरी राइटर और एक नॉर्मल राइटर। तो मैंने डिक्शनरी राइटर यूज किया है, और उसमें हमें दो चीजें देनी पड़ती हैं। एक तो फाइल का पाथ देना होता है, जिस फाइल में हमको लिखाना है। तो जो फाइल का पाथ रहेगा हमारा वो ये रहेगा। फाइल के पाथ को लिखाने के बाद कौन कौन से फील्ड हमको उसमें लिखाने हैं वो हमको डालना होगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अब ये फील्ड हमें वहाँ पे चाहिए। राइट हेडर मतलब उस फाइल को क्रिएट भी कर दिया मैंने अभी, और उसमें हेडर भी लिखा दिया है। ठीक है गाइस, तो ये जो था, मैं आपको एक बार इसको कट करके दिखा देता हूँ। ये जो कोड था इसके बीच में जो अभी मैंने कट किया हुआ है, वो सिर्फ आउटपुट लिखाने के लिए था। मैं एक बार उसको फिर से पेस्ट करना चाहूंगा। ये देखिए, अभी हम क्या करते हैं कि हमारा जो इन डेटा है, यानी कि ये जो फाइल है, ठीक है, हम उसके अंदर जितनी भी लूप्स थे, इन डेटा हमारा कहाँ पे, रो नंबर 3 पे आप फोकस करिए। ठीक है, तो इन डेटा जो फाइल है, अभी इस कोड का हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं। जो हमने रो नंबर 5 से और रो नंबर 8 तक लिखा है, उसका कोड का अभी यूज नहीं होगा, वो आगे यूज होगा, मैं बताऊंगा आपको। हमने क्या किया है कि जो रो के अंदर जो भी मेरा रो चलेगा, जो लूप में एक रो का काउंट होगा 1 2 3 4, जो भी काउंट हो उसके अंदर जो सैलरी वाला कॉलम हो, उसकी वैल्यू टोटल सैलरी नाम के एक वेरिएबल में हमने स्टोर कराई है। उसके बाद में जो भी हमारा ईयर है, उसकी वैल्यू हमने नंबर ऑफ ईयर्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कराई है। जो भी रो हमारा लूप में चल रहा होगा, क्योंकि लूप का मतलब एक के बाद एक रो चलेगा, तो ग्रेजुटी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेजुटी में रहेगी। ठीक है, तो अभी हम जरा इसको रन करके देखते हैं। आपकी जो वैल्यूज हैं, पहले मैं आपको फाइल भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी रहेगी। रो नंबर, देखिए ईयर दिख रहा होगा आपको, और ग्रेजुटी भी आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरी फाइल की वैल्यूज हैं जो मेरे जो प्रोग्राम ने यहाँ पे प्रिंट की हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं। तो यहाँ तक ये चीज, अगर आप देखेंगे यहाँ तक आपने ये देख लिया है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जो ग्रेजुटी यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, उसमें कुछ भी वैल्यू आ जाए, जो भी वैल्यू हो हर एक लाइन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ 0 0। वो वैल्यू आ जाएगी, और आउटपुट कहाँ जाएगा, रो नंबर 5 में आप देखिए, जो मैंने फाइल लिखी है वहां पे आउटपुट इसका जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं फिर से हम वापस। देखिए आप डेट का टाइम यहाँ पे 0 0 आ रहा है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ भी, कुछ और मैं प्रिंट करा देता हूँ। फाइल क्लोज करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इस ग्रेजुटी पे आज का डेट डाल देते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल और डेट टाइम। STRF में इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है, मैंने पिछले स्क्रिप्ट में भी किया है, .strf टाइम। एक फॉर्मेट हमको यहाँ पे देना होगा, डी डी अंडर स्कोर डी अंडर स्कोर डी। दूसरे इसी वीडियो के जो अर्लियर पार्ट में मैंने दूसरा फॉर्मेट यूज किया था, डी अंडर स्कोर बी अंडर स्कोर वाई। हर एक के आगे हमें परसेंट लगाना होगा। इसी कंपाइलर को समझ में आएगा कि हम सिर्फ फॉर्मेट के लिए यूज कर रहे हैं। तो
होप आपको स्क्रिप्ट जो पूरा एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके मोबाइल से आप देख के इसको अपने सिस्टम पे इजीली लिख सकते हैं। अभी मैं इसको रन करता हूँ। फाइल रन हो गई है, इसको ओपन करते हैं। देखिए ग्रेजुएटी में आज की डेट आ चुकी है। हम जो भी वैल्यू चाहें वो लिखा सकते हैं, मैंने सिर्फ एक सैंपल लिया है। ठीक है, होप के दोनों ही वीडियो आपको, दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला जो हमारा सीएसवी में फाइल लिखने का, सीएसवी में डेटा रीड और राइट करने का, ठीक है, जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं इसको थोड़ी देर ओपन रखता हूँ जिससे कि आप इजीली कोड को एक बार में रीड कर पाए और अपने जो लैपटॉप है या जो सिस्टम है आप उसमें प्रैक्टिस कर पाए। तो आप जब मेरा पूरा सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा स्टार्टिंग से कि आप फ्री में अपने ऑफिस में भी आप पाइथन यूज कर सकते हैं और उसको लर्न भी कर सकते हैं। ये एक्सेल का एग्जांपल जो मैंने अभी अभी दिया था वो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे हम और क्या करने वाले हैं, हम अभी ब्राउजर सीखेंगे, ब्राउजर को कैसे ऑपरेट करते हैं पाइथन के थ्रू। उसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा, मैं ब्राउजर और एक्सेल दोनों को कंबाइन करके ब्राउजर में वैल्यू यहाँ से सेंड करूंगा, ब्राउजर से वैल्यू वापस एक्सेल में सेंड करूंगा। आई थिंक वो आपके लिए बहुत अच्छा यूज केस रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, अपने कोलीग्स को शेयर कीजिए और मेरे मेरे चैनल को और भी अच्छा पॉपुलर बनाने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।